Screen is visible to all. Okay, so as per the previous lectures हम लोग उसको रिवाइज करेंगे some kind of videos Keynes effective demand के बारे में. Okay, so all of you proper listen the videos and see the videos properly. Hello everyone, welcome to Adult Coaching. This is Shrikant Singh Bundela. मैक्रोइकॉनॉमिक्स में कीन्स रिविजिटेड का ये पार्ट 3 है. इसमें हम कीन्स के इफेक्टिव डिमांड को डिस्कस करेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इफेक्टिव डिमांड को थोड़ा सा समझाया है. अब मैं उसका डिटेलिंग करूंगा. एक्चुअली कीन्स ने जो डिफाइन किया था अपने एम्प्लॉयमेंट को, उसका बेस इफेक्टिव डिमांड. हम एम्प्लॉयमेंट कहाँ तक दे सकते हैं, एक लेवल होगा वहीं तक दे सकते हैं. उसको उन्होंने इफेक्टिव डिमांड कहा, या ऐसा कहा कि ऐसा लॉजिकल स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोइंग द एम्प्लॉयमेंट. हमको पता लग जाएगा कि हमको यहाँ तक ही एम्प्लॉयमेंट देना है, या यही लेवल है एम्प्लॉयमेंट का. तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है? क्योंकि अफेक्टिव डिमांड की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी हमारा अफेक्टिव डिमांड नीचे रहता है. अगर हम अफेक्टिव डिमांड को ऊपर कर दें, इंक्रीज कर दें, तो हमारा लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है. ये इफेक्टिव डिमांड है क्या? इसके लिए पहले एक चीज समझना पड़ेगी कि सपोज एक लेवल है एम्प्लॉयमेंट, कोई भी लेवल हो सकता है. जैसे सपोज पूरी कंट्री में 20,000 वर्कर काम कर रहे हैं, अभी छोटा सा एग्जाम्पल समझिए, तो उनको कुछ इनकम भी मिलेगी और वो इनकम से डिमांड भी आएगी. और डिमांड दो तरीके की आएंगी, कंजम्पशन गुड्स की और इन्वेस्टमेंट गुड्स की. वो 20,000 लोग किसी एक प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लेकिन उस प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग अलग जगह पर अलग अलग होंगे, या एक ही जगह पर भी अलग अलग प्राइसेस में वो चीजें खरीद सकते हैं. तो उन सब प्राइसेस को जब हम मिलाएंगे और डिमांड तैयार करेंगे, तो उसको हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड. वो एग्रीगेट डिमांड किस किस चीज की हो सकती है? कंजम्पशन गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स. अब आप कहेंगे कि कंजम्पशन गुड्स तो समझ में आ रहा है, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ गया? इन्वेस्टमेंट गुड्स ऐसे कि जब कोई इनकम आती है घर में, तो अगर घर में भी कुछ ऐसी चीजें आनी है, जैसे मान लो किसी की छोटी सी दुकान भी है, तो उस दुकान को चलाने के लिए जितना भी रॉ मटेरियल आना है या जितना भी मटेरियल आना है, वो इन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा. या अगर कुछ दुकान वगैरह भी नहीं है, तो भी हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते ही, ये तो कंज्यूम करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे. अब मान लो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ गया, 40,000 हो गया, तो वैसी इनकम आएगी, तो उस प्रकार की डिमांड आएगी. ऐसे ही एक और लेवल हो गया एम्प्लॉयमेंट का, वैसी डिमांड हो जाएगी, ऐसे डिमांड बढ़ती जाएगी, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी. एम्प्लॉयमेंट लेवल के साथ साथ डिमांड पे भी फर्क आएगा, और ये डिमांड हो जाएंगी कंजम्पशन गुड्स की और इन्वेस्टमेंट गुड्स की, दोनों की. तो इन ऑल ये जो डिमांड बढ़ती जा रही है एम्प्लॉयमेंट के साथ, तो एक लेवल ऐसा भी आएगा एम्प्लॉयमेंट का जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी. मतलब अब आप जितना भी डिमांड करेंगे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, हमारी सप्लाई की लिमिट है. ये होता क्यों है? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट लेवल का रहा, इनकम आई, डिमांड की गई, चीजों में पैसे लगाया गया, वो पैसा प्रोड्यूसर के पास आया, प्रोड्यूसर ने दूसरे लेवल का एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिया. वो कहाँ तक बढ़ा सकता है? जहां तक उसके पास पैसा रिटर्न आ रहा है. अगर रिटर्न पैसा नहीं आएगा उसके पास, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पाएगा, एक कारण. और दूसरा, उसके पास तो कैपेसिटी भी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना केवल आपके गुड्स के परचेज पर ही डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपके पास मशीनरी है, प्लांट है, क्षमता है आपके पास की नहीं, उसी बेसिस पे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. तो वो एग्रीगेट डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी, वो कहलाएगी आपकी अफेक्टिव डिमांड. यानी कि अफेक्टिव डिमांड क्या पता लगाती है? एम्प्लॉयमेंट का लेवल. ये अफेक्टिव डिमांड कैसे आती है?
एग्रीगेट डिमांड प्राइस और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस के बेसिस पर। और ये एग्रीगेट डिमांड प्राइस या एग्रीगेट सप्लाई प्राइस कहाँ से आती है? लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से। यानी एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिसाइड करेगा कि इनकम कितनी होगी, और इनकम डिसाइड करेगी कि डिमांड कितनी होगी, और वो डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट बिकेंगे तो पैसा आएगा, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा, लेवल बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 एक लेवल ऐसा आएगा जो हमारे लिए एंड होगा, उसके आगे हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, हमारे पास क्षमता नहीं रहेगी, या हमारे लिए घाटे का सौदा होगा, हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो वो कहलाएगी इफेक्टिव डिमांड। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड प्राइस क्या है? ये सपोज एक एम्प्लॉयर और उसको कुछ एग्रीगेट डिमांड का सामना करना पड़ रहा है, यानी उस डिमांड की पूर्ति करनी है। तो जब वो डिमांड की पूर्ति करना चाहता है तो कुछ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन करे। यानी ये एग्रीगेट डिमांड से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कितना पैसा आ सकता है, और उसी हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और प्रोडक्शन कर रहा है। यानी कि यह अंदाजा लगा रहा है कि मुझे कितना आएगा, और ये चला जाएगा, प्रोडक्ट बिकेगा तो कुछ ना कुछ मेरे पास रेवेन्यू आएगा। इस अंदाजे में वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी और प्राइस विच ऑल एंटरप्रेन्योर्स यानी पूरी कंट्री के एंटरप्रेन्योर्स एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड। मतलब ये वो प्राइस है जो वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरे पास आएगी प्रोडक्ट बेचने के बाद। कौन सा प्रोडक्ट? जो उन लेबर्स ने, उन एम्प्लॉयज ने बनाया है जो उसने हायर किए थे। जितने उसने हायर किए थे उसके हिसाब से कितना रेवेन्यू आ सकता है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इसका अंदाजा वो लगा लेता है डिमांड के हिसाब से, एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से। और जब रेवेन्यू आता है उसके पास उसी हिसाब से, तो फिर वो एम्प्लॉयमेंट लेवल और बढ़ा देता है ताकि वो और डिमांड की पूर्ति कर सके। तो इस तरीके का शेड्यूल बन जाता है। अगर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम देखें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बढ़ रहा है लेवल, और उसी हिसाब से एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती जा रही है, यानी उसका अंदाजा भी बढ़ता जा रहा है। अगर 20 लाख को एम्प्लॉयमेंट मिला तो 230 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने की उम्मीद है, तो लगा दिए। और जब ये आ गया तो फिर 25 लगा दिए, 25 पे 240 की उम्मीद थी, 240 आ गया। इस तरीके से वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से एक लेवल तक। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये यहाँ हमने एम्प्लॉयमेंट ले लिया और ये सेल्स प्रोसीड और एग्रीगेट डिमांड यहाँ से ऐसा शुरू हुआ और इधर आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, या इसको ऐसा समझे कि एग्रीगेट डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। तो ये जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई को काटता है वो पॉइंट कहलाता है इफेक्टिव डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई पे मैं भी आ रहा हूँ। एग्रीगेट सप्लाई प्राइस क्या होता है? जैसे वही एम्प्लॉयर है और उसको कुछ प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, तो वो लोगों को हायर करता है। अब इनको हायर करने से प्रोडक्ट थोड़ा ना बनेगा, इसमें लैंड भी लगता है, लेबर लगता है, लेबर तो है ही, मशीन भी लगती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बिजली, पानी, बहुत सारा रॉ मटेरियल, ये सब खर्चा मिलाकर तब ये प्रोडक्ट बन के बिकता है। यानी कि ये जो कॉस्टिंग है वो तो कम से कम वो निकालेगा एम्प्लॉयर, मिनिमम कॉस्टिंग तो वो अपने प्रोडक्ट से निकालेगा। तो जब भी कोई प्रोड्यूसर कुछ बनाता है तो वो इन सब का जो कॉस्टिंग है वो निकालने की कोशिश करता है, फिर इस पे प्राइस टैग लगाता है। यानी पहले वो क्या कर रहा था, अंदाजा लगा रहा था जब उसको बेचना था, लेकिन जब वो बनाने के लिए आया तो सप्लाई में उसने देखा कि उसकी कॉस्टिंग क्या क्या हो सकती है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेड सेल्स उसकी कितनी होना चाहिए ताकि इसकी पूर्ति कर सके, उसका अंदाजा लगाता है। तो मिनिमम एक्सपेक्टेड सेल्स प्रोसीड ऑफ द आउटपुट resulting from a given amount of employment are called aggregate supply price of that output. Clear? यानी कि अगर employment level 1000 में बढ़ रहा है और aggregate supply price ये millions में बढ़ रही है, तो जैसे जैसे employment बढ़ता है
वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई प्राइस भी बढ़ती है। यानी पूरी कॉस्टिंग जो आप चाहते हो कि आपकी आ जाए मिनिमम, यानी 4000 लोगों को अगर आपने एम्प्लॉयमेंट दिया है, इसका मतलब ये है कि अगर 4000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया गया तो मिनिमम जो कॉस्टिंग आएगी प्रोडक्शन की वो करीब 430 मिलियन डॉलर होनी चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम 5000 रख सकते हैं। तो फिर जब 5000 रखेंगे तो हमको इतना रिटर्न मिलना चाहिए 460 मिलियन डॉलर। इस तरीके से हम 8000 तक रख सकते हैं। 8000 लोगों को अगर हम एम्प्लॉयमेंट देंगे तो 550 मिलियन डॉलर हम एक्सपेक्ट करेंगे मिनिमम, क्योंकि आना ही चाहिए। इससे ज्यादा आ जाए ओके, मगर इतना आएगा तो हमारी गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन 8 के आगे हम 9000 नहीं रख सकते, हमारे पास कैपेसिटी नहीं, या मिनिमम 580 जो चाहिए है वो अब रिटर्न नहीं आ सकता, डिमिनिश हो जाएगा। तो ये जो 8000 वाला लेवल है इसको हम कहेंगे इफेक्टिव डिमांड। जैसे अगर हम ये डायग्राम देखें, यहाँ एम्प्लॉयमेंट और यहाँ पर प्रोसीडिंग है, रिसिप्ट यानी सेल्स। तो ये हो गया डिमांड कर्व एडी एक बात, और दूसरा ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई। ये जहां मिल रहे हैं इस पॉइंट को कहेंगे अब इफेक्टिव डिमांड। इसके पहले अगर हम आए L1 से C तक और L1 से R तक, तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर है और सप्लाई का कर्व नीचे है। तो ये शो करता है कि जो प्रोड्यूसर या एम्प्लॉयर एक्सपेक्ट कर रहा है वो ऊपर है, तो इसीलिए वो प्रोडक्शन करता है, और मिनिमम वो क्या चाहता है कि L1 से लेकर C तक उसे मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। तो मिनिमम वो L1C चाहता है और एक्सपेक्ट कर रहा है वो L1R, क्योंकि डिमांड इतनी है। इस तरीके से वो आगे बढ़ता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन और मिनिमम रिक्वायरमेंट दोनों बराबर हो जाती है, यानी वो सप्लाई और डिमांड एग्रीगेट बराबर हो जाती है। इसको हम कहेंगे इफेक्टिव डिमांड। लेकिन अगर इसके बाद भी वो आगे बढ़ा तो उसे घाटा होगा, क्योंकि एडी कर्व नीचे की तरफ आ गया। ये पूरा नीचे नहीं जाता है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया है, क्योंकि डिमांड एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन गुड्स की तो बिल्कुल खत्म नहीं होगी, चाहे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल जीरो कर दो आप, लोग बाग जिएंगे तो जरूर। तो ये पूरा जीरो नीचे नहीं आता है, और इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जीरो से स्टार्ट भी नहीं होता, जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया है उसको थोड़ा सा ऊपर से होना चाहिए। मगर ठीक है, अभी समझने के लिए समझ लीजिए। तो अगर इसके आगे का पॉइंट लिया गया तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड नीचे है और एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ऊपर है, यानी हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गया है और एक्सपेक्टेशन अब कम हो गई है कि एग्रीगेट डिमांड से हमको अब एक्सपेक्टेड है कि अब हमें कम मिलेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है तो अब हमको उससे वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। हमारा जो एग्रीगेट डिमांड प्राइस है वो कम हो गया है और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस बढ़ गया है। तो हम इस इवन पॉइंट को नहीं लेंगे जहां पर ये एग्रीगेट सप्लाई वर्टिकल हो गया है, हम इसके पहले वाला पॉइंट ई लेंगे, इसको हम कहेंगे इफेक्टिव डिमांड। मगर इससे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है, क्या इस पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं है, ये हम फिर करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स को समझा आप लोग को इफेक्टिव डिमांड के बारे में। Can you understand about the effective demand? Okay, roll number 25, 7325. Come to the mic. Seven three two five. B division 7325. Come to the mic.
Okay. A division 7254 54. Come to the mic. Seven two five four. Come to the mic. तो कौन बताएगा इफेक्टिव डिमांड के बारे में? एनीवन? एनीवन? कोई नहीं है? Yes, sir. यस, ये बताओ. Yes, sir. Sir, effective demand means aggregate demand price and aggregate supply price equal हो जाए. Okay, very good. Anybody else? और कोई? Yes, very good. Rule number 10. A level of which aggregate demand is equal to aggregate supply. अगर मैं एग्रीगेट डिमांड का बात करूँ तो एग्रीगेट डिमांड में कौन से फंक्शंस आते हैं? एनीवन? What are the functions of aggregate demand? Can we say that aggregate function is equal to consumption expenditure? Consumption goods and investment goods. Yes. Consumer goods and investment goods. बात करें तो हमारा कंज्यूमर गुड्स मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट गुड्स मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. उसके साथ एक और आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एज पर द लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने रिवाइज किया था कि एग्रीगेट डिमांड के अगर फंक्शंस को जानना है तो एग्रीगेट डिमांड के फंक्शंस इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट फंक्शंस एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शंस. ओके. तो इसके अंदर हमने देखा था कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है? इनकम प्लस प्रॉफिट टू कंज्यूम. हमारा इनकम कितना होता है, हम खर्चा कितना करते हैं, तो लेवल ऑफ इनकम एंड लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर. ये भी हमने देखा था लास्ट टाइम. इन्वेस्टमेंट फंक्शंस में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर हमारा वो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है और मार्जिनल प्रॉफिट टू अपना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कितना है, व्हाट अमाउंट ऑफ कैपिटल वी हैव इन्वेस्टेड इन द मार्केट और उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कमा रहे हैं. So all these points we have discussed earlier. आप लोग से शायद आप लोग को याद रहेगा. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Okay, during the lectures वीडियो के टाइम पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज लेफ्टेड. बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट कर देते हैं. याद रखो आपका रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, कौन लेफ्ट कर रहा है कौन ज्वाइन कर रहा है.
सो ज्वाइन और लेफ्ट करने का अवसर ही मत करो, चुपचाप से वीडियोस देखो। कोई डाउट रहेगा यू कैन आस्क मी, आई कैन क्लियर योर डाउट्स। अंडरस्टूड? Another video we can see that, एक और वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं केन्स का जनरल थ्योरी के ऊपर। रिफर द प्रॉपर्ली। एक्चुअली ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक थी जो कि लिखी गई थी कीन्स के द्वारा, जो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, नेशनल इनकम कम हो गई थी, प्राइस गिर रही थी और फर्म्स फेल हो गई। ऐसे टाइम में कीन्स ने बुक लिखी थी और ये बताया था कि ये एक मैन मेड कैलामिटी है, जहाँ मशीन वर्कर रॉ मटेरियल सब लगाने के बावजूद भी, ये अवेलेबिलिटी के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। क्योंकि जब प्रोडक्ट लो प्राइसेस पर बिकते हैं तो प्रोडक्शन हाउसेस को कुछ नहीं मिलता कि वो क्या देंगे वेजेस, तो इसकी वजह से वेजेस भी कम हो गए और बहुत सारी कंपनीज ने तो वर्कर्स को निकालना भी शुरू कर दिया। और उसके बाद कीन्स ने सजेस्ट किया कि पब्लिक वर्क स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, फाइनेंस करे फिएट मनी से। फिएट मनी यानी रियल मनी, जो करेंसी, पेपर करेंसी होता है, उसके थ्रू अब गवर्नमेंट को अंदर आना चाहिए। लेकिन ये गोल्ड स्टैंडर्ड से अलग है। गोल्ड स्टैंडर्ड हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो पहले जो हम नेशनल इनकम कीन्स ने दिया है उसके पहले कुछ और भी समझ लें, जैसे डॉक्टर मार्शल ने क्या कहा, प्रोफेसर पीकू ने क्या कहा, प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा, फिर हम कीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव वे बताया है नेशनल इनकम को निकालने का। और उसके बाद जब उन्होंने ऐसा बताया, ये ग्रेट डिप्रेशन की बात है, तो काफी गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया। अगर आपने ग्रेट डिप्रेशन का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए। 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, उसका मैंने छोटा सा एक स्टोरी लाइन बनाई है, वो आपको एक प्लेलिस्ट है हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स, उसमें आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं सबसे पहले मार्शल ने क्या कहा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने बताया था कि जो लेबर है और कैपिटल है किसी भी कंट्री का, वो जब नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है तो जितने भी कमोडिटीज बनती हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, या वो सारा नेट इनकम जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से आता हो, वो सब हम अपने एनुअल इनकम में ऐड करेंगे। मगर इसमें डाउट था, वो ये था कि अगर टोटल प्रोडक्शन आप लोगे गुड्स एंड सर्विसेज का और अगर कहीं पे डबल काउंटिंग हो गई तो मतलब 2 बार एक ही प्रोडक्ट काउंट हो गया, तो जैसे कि कार इंडस्ट्री होती है, उसमें टायर भी लगता है और कार तो बनती है, तो टायर इंडस्ट्री का भी टायर इन्वॉल्व हो गया काउंटिंग में और फिर बाद में कार भी हो गई, तो टायर तो 2 बार हो गया ना इन्वॉल्व। तो इसका कोई आंसर नहीं था इनके पास। इस तरीके से नेशनल इनकम निकालने का जो इनका सिद्धांत था वो इसलिए फेल हो रहा था। और फिर पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, जो कि पब्लिक में नहीं जाता, उसका क्या। फिर प्रोफेसर पीकू आए, इन्होंने बताया कि ठीक है नेशनल डिविडेंड होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव इसका हो कि सारी इनकम हम इंक्लूड करें, लेकिन वो इनकम जो होना चाहिए वो मेजर्ड हो मनी के टर्म्स, यानी कि अगर मनी के टर्म्स में वो मेजर हो रही है तो ही हम उसको काउंट करेंगे एज ए नेशनल इनकम। तो प्रोफेसर पीकू का भी अच्छा सिद्धांत था, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड कर रहे थे और केवल मनी के टर्म्स में। तो कार मनी के टर्म्स में बिकेगी, टायर तो बिका नहीं हुआ, टायर सप्लाई हुआ होगा कार इंडस्ट्री को, तो इस तरीके से डबल काउंटिंग रह जाएगी। मगर जब बार्टर सिस्टम आएगा तब आपका क्या होगा, क्योंकि आपने तो केवल मनी को लिया है और बहुत सारी ट्रेडिंग बार्टर सिस्टम के थ्रू होती है आज भी इंटरनेशनल ट्रेड में, यहाँ ये फेल हो गए। फिर प्रोफेसर फिशर ने क्या कहा, उन्होंने नेशनल डिविडेंड में इनकम लाई सारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जो कि अल्टीमेट कंज्यूमर यूज कर रहा है, वो जब यूज करेगा तब उसको हम काउंट करेंगे। सपोज आपने इस साल पियानो खरीदा पर आप उसको यूज नहीं कर रहे, यूज जब आपका उसका स्टार्ट होगा तब से उसकी काउंटिंग होगी। इस तरीके का कुछ लाए थे। तो जो सर्विसेज उस साल उस प्रोडक्ट ने हमको दी है उसको हम काउंट करेंगे नेशनल। मगर आप नेट कंजम्पशन कैसे निकालोगे, नेट कंजम्पशन यानी कंजम्पशन में से डेप्रिसिएशन अलग करके कैसे निकालोगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। नेट कंजम्पशन का यहाँ मतलब क्या हुआ कि आपने प्रोडक्ट रखा यूज नहीं किया, ओके, लेकिन डेप्रिशिएट तो होगा, उसकी तो एक एज है,
वो तो रखा भी रहेगा तो भी डेप्रिशिएट तो होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। फिर ड्यूरेबल गुड्स जो 1 साल से ज्यादा रह सकते हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 6 महीने में ही खत्म हो जाते हो, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। यहाँ पर आपकी कमी है, तो ये भी क्वेश्चनेबल हो गया। तो ये सारी थ्योरीज उस समय फेल हो रही थी क्योंकि उस समय की सिचुएशन की जो डिमांड थी उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही। और उसके बाद कीन्स आए अपनी जनरल थ्योरी लेकर, और उसमें इन्होंने बताया कि लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट का हम जब इकोनॉमी में इस्तेमाल करेंगे तो हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मगर ये उस समय की नेशनल इनकम को निकालना है तो उस समय की इनकम और एम्प्लॉयमेंट। एक्चुअली ये कंसिडरेशन इनका ये था कि एम्प्लॉयर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि वो वर्कर्स को किस बिहाफ पे एम्प्लॉयमेंट देंगे। One thing which impeded my progress in writing the general theory was the suitable definition of the national income. इससे कहा था कि मैं नेशनल इनकम की सही डेफिनेशन ढूंढ रहा था, तो मैं ये जानना चाहता था कि जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या सोच के एम्प्लॉयमेंट देते हैं। Gains does not deduct the whole depreciation from the gross national product. तो उन्होंने क्या किया, GNP में से पूरा डेप्रिसिएशन नहीं हटाया, लेकिन डेप्रिसिएशन से कुछ कम हटाया। He subtract a little less than the whole amount of the depreciation, और उसको कहा यूजर कॉस्ट। क्या होता है ये यूजर कॉस्ट, वो हम जानेंगे। लेकिन डेप्रिसिएशन मान लो 100 रुपए है तो उससे कम, कुछ कम, वो उन्होंने लिया। तो कीन्स ने इस तरीके से डिफाइन किया अपने नेशनल इनकम को और एम्प्लॉयमेंट निकालने का तरीका बताया। तो एम्प्लॉयमेंट इनका बेस था, वो करीब करीब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बीचों बीच थी। नेशनल इनकम की जो थी इनके बीचों बीच थी। तो अब देखते हैं यूजर कॉस्ट क्या है। सपोज 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है और वो डेप्रिशिएट होता है हर साल और उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट है 250, तो बचा कितना, 750 रुपए बचा। 1000 में से 250 रुपए डेप्रिशिएट हो गया। अब अगर 1000 रुपए में से 250 डेप्रिशिएट हो गया, इसके अलावा भी अगर मशीन हमने यूज नहीं की, रखी रही, तो कुछ ना कुछ तो होगा उस मशीन में खराब, वातावरण की वजह से रस्टिंग होगी। यानी मान लो 100 रुपए उसका खर्च हुआ और 10 रुपए हमारे रखने के हो गए, 10 रुपीज में उनको मेंटेनेंस लगा, तो टोटल अब हमारे वो 1 साल बाद बिना यूज किए भी 900 की बची। यानी कि 250 माइनस 110 इक्वल टू 140, यानी कि ये कॉस्ट तो हमारा लग ही रहा है ना 140 का। यानी अगर हमने नहीं भी यूज किया तो 250 में से 110 तो हमारे लगेंगे, वो हमारा यूजर कॉस्ट है। और ये यूजर कॉस्ट अलग अलग फर्म का अलग अलग हो सकता है, और ये सब मिलाकर जो हम एग्रीगेट निकालेंगे यूजर कॉस्ट का, उसको हम जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे और हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ की। यानी अगर जीएनपी को हमने ए माना, एग्रीगेट यूजर कॉस्ट को यू माना और नेशनल इनकम को वाई माना, तो ए माइनस यू इक्वल टू वाई। ये उनका इक्वेशन था जनरल थ्योरी। अच्छा, इसमें एक और चीज इन्होंने की थी, a माइनस क्यू माइनस बी इक्वल टू वाई इक्वल टू नेट इनकम। तो ये बी क्या है, बी का मतलब ये है कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है। सपोज चोरी हो गई, कुछ फायर काम हो गया, जल गया कुछ, है ना, कुछ वेदर की वजह से खराब हो गया, तो ये तो होना ही होना है। तो वो कॉस्ट भी आप इसमें से माइनस करिए यूजर कॉस्ट के साथ साथ, तो आपको नेट इनकम मिलेगी। यानी ग्रॉस में से नेट निकालना हो तो ये नेट इनकम मिलेगी। कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है नेट इनकम पर, मतलब मशीन पे जो हम यूज कर रहे हैं वो डेप्रिशिएट हो रही है, फिर उसमें से यूजर कॉस्ट निकाल दिया, सप्लीमेंट्री कॉस्ट निकाल दिया, तो हमको नेट इनकम मिल जाएगी। तो ये कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया कि नेट इनकम कंजम्पशन को निकाल के बनती है। और दूसरा कंसेप्ट है नेशनल इनकम, वो है एम्प्लॉयमेंट पर डिपेंडेंट। एम्प्लॉयमेंट की वजह से नेशनल इनकम क्या आता है, एम्प्लॉयमेंट पर इन्होंने फोकस किया कि किस बेसिस पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट देता है, और उसी के बेसिस पर उन्होंने नेशनल इनकम निकाली। अब वेज यूनिट क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है, चॉइस ऑफ द यूनिट फॉर पर्पस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एंड मेजरमेंट। कैसे, देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट है, कंजम्पशन है, इनकम आउटपुट है, और इन सबको भी मेजर करना पड़ता है। इन सबको मेजर करने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट में अगर करें तो उसको हम बोलते हैं मॉनिटरी यूनिट। मॉनिटरी यूनिट में हम इसको मेजर कर लेते हैं, लेकिन ये अनसेटिस्फैक्टरी है। क्यों? क्योंकि जब प्राइसेस चेंज होते हैं तो आप मनी को आधार कैसे बना सकते हो, क्योंकि मनी सही पिक्चर आपको नहीं दिखा सकता कि सेविंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि ये सब इकोनॉमिक एग्रीगेट कहलाता है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर को लेकर आए वेज यूनिट को समझाने के लिए। लेबर को क्या मिलता है, वेज। तो सारी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय करती है लेबर को, क्यों? ताकि उसके आउटपुट मिले, और आउटपुट के बेसिस पर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफर करते हैं, ठीक है। लेकिन कीन्स ने इस एम्प्लॉयमेंट को लेबर यूनिट्स में कन्वर्ट किया। लेबर यूनिट के टर्म में बोला ऑर्डिनरी, अनस्किल्ड, कॉमन वर्कर, इन सबके जो काम होंगे 1 घंटे के, उस वर्क को उन्होंने कहा 1 लेबर यूनिट। ओके, इसका जो वॉल्यूम हुआ एम्प्लॉयमेंट का वो कितना आया, लेबर यूनिट, उसको बोल दिया नेशनल आउटपुट। वेरी गुड।
यानी 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 100 घंटे, उस हिसाब से उससे लेबर यूनिट हो गया। जैसा जिसका स्किल है वैसा लेबर यूनिट हो गया। जो ज्यादा स्किल्ड है उसके 2 लेबर यूनिट ले लिए, 3 ले लिए, डिपेंड करता है। और उनको वेजेस भी दिया जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो वेजेस जो 1 घंटे में हम काउंट करते हैं उसको हम वेज यूनिट कहते हैं। क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा स्किल्ड है, मैंने एफिशिएंट वर्कर है, तो वेज यूनिट बढ़ सकती है। जैसे कोई अनस्किल्ड लेबर है उसके लिए वेज यूनिट बढ़ है, लेकिन जो स्किल्ड है उसके लिए हो सकता है वेज यूनिट बढ़ जाए, दुगनी तिगनी हो जाए। तो हर चीज को हम वेज यूनिट में मेजर करेंगे, अलग अलग उनके मैग्नीट्यूड के साथ से, उनके वर्क के स्किल के साथ से, और इस तरीके से हम नेशनल इनकम को प्रोड्यूस कर सकते हैं वेज यूनिट के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के साथ। सो स्टूडेंट, समझा आप लोग को जनरल थ्योरी? ओके, तो जनरल थ्योरी भी आप लोग का हो गया अकॉर्डिंग टू द केन्स। आप लोग का रिवीजन ही करवा रहा हूँ मैं अभी तक आप लोग का आगे स्टडी नहीं करवाऊंगा। जो मैंने स्टडी पास्ट जो हमने 5, 6, 7 8 चैप्टर कर दिए उनका रिवीजन करवाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अंडरस्टैंड हो जाए इकोनॉमिक्स के बारे में। किसी को कोई डाउट है? So anyone have doubt? General theory and effective demand. Reply first. फ्री मतलब होता है अनअवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, देन एक 2-3 मिनट का वीडियो और है, तो आप लोग का 3 कॉन्सेप्ट आज हो जाएगा रिवीजन के लिए। दोस्तों, हम न्यूज में कई बार सुनते हैं कि इंडियन इकोनॉमी कुछ परसेंटेज से एप्रिशिएट हो रही है, मतलब बढ़ रही है, या फिर यूएस की इकोनॉमी डेप्रिशिएट हो रही है। तो ये इकोनॉमी का एप्रिशिएशन एंड डेप्रिशिएशन रेट पता कैसे चलता है? ये बेसिकली बेस्ड होता है नेशनल इनकम पे। तो जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पूरे देश में कितनी इनकम हुई है। लेकिन ये पता करना बहुत मुश्किल है कि भारत में हर एक आदमी कितनी इनकम करता है। इसलिए इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हम वो अमाउंट ऑफ मनी लेते हैं जो विद इन द कंट्री फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज से अर्न किया गया है। सो नेशनल इनकम में बेसिकली ये 4 टर्म्स आती हैं: जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले बात करते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की नीड क्या है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेशनल इनकम से हम 2 देशों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर कर सकते हैं और इससे इंटरनेशनली उस कंट्री की पोजीशन का पता लगता है।
ज्यादा नेशनल इनकम मतलब उस कंट्री की लिविंग कंडीशन अच्छी है। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक पॉलिसीज। नेशनल इनकम की हेल्प से गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड कर पाती है, जैसे टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एटसेट्रा। थर्ड है टू डिसाइड इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से कम हो रही है तो इसे हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, क्योंकि इससे गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। एंड सिमिलरली अगर गुड्स की सप्लाई उसकी डिमांड से ज्यादा हो जाती है तो उसे हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, क्योंकि इस केस में गुड्स के प्राइस कम हो जाते हैं। तो नेशनल इनकम की हेल्प से कंट्री ये सारी चीजें डिसाइड कर पाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो जैसा मैंने बताया, नेशनल इनकम मेनली इन 4 टर्म्स में कैलकुलेट होती है। सबसे पहले है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, एंड प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीडीपी का मतलब है वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको 1 साल के टाइम पीरियड में कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। कोई भी गुड्स या सर्विसेज जियोग्राफिकली अगर इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है, उसकी वैल्यू को हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। यहाँ पे सी है कंज्यूमर स्पेंडिंग, जी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, आई है इन्वेस्टमेंट्स, एंड एनएक्स है नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि होता है टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। तो जीडीपी सिंपली इस बेस पे कैलकुलेट की जाती है कि ये डिफरेंट ग्रुप्स जो भी कंट्री की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कितना पैसा खर्च करता है। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने पे पैसा खर्च करते हैं, बिजनेसेस अपने बिजनेस एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल बाइंग ऑफ मशीनरी एटसेट्रा। ऐसे ही गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा खर्च करती है। ये सारी एक्टिविटीज एक कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। एंड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करते हैं, उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है, एंड कुछ गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम करते हैं उसे बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। इसलिए जीडीपी निकालते वक्त इस पे खर्च होने वाले पैसे को भी कंसीडर किया जाता है। तो हमें एक कंट्री की जीडीपी निकालने के लिए बेसिकली इन चारों चीजों को ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ग्रॉस की जगह नेट आ गया। नेट आ जाए तो इसका मतलब वो चीज डेप्रिसिएशन से फ्री है। कोई भी एसेट जिसकी टाइम के साथ वैल्यू कम हो जाती है, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, कार्स एटसेट्रा, तो इस वैल्यू को जो कम हो रही है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो एनडीपी का फॉर्मूला है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको किसी और गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स। तो जीडीपी में से हम कैपिटल गुड्स का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे तो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। अगला है जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें डोमेस्टिक की जगह नेशनल आ गया, मतलब जीएनपी में हम जीडीपी के साथ इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी कंसीडर करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। अगर कोई पर्सन इंडियन रेजिडेंट है एंड फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है तो उसकी इनकम को इनकम फ्रॉम अब्रॉड माना जाएगा एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। सिमिलरली अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट इंडिया के अंदर कोई इनकम अर्न करता है तो उसको इनकम टू अब्रॉड माना जाएगा एंड नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आईपीएल के दौरान क्रिस गेल मान लो 2 करोड़ रुपए इंडिया में अर्न करता है, तो वो इंडिया की नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी। इंडिया की इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसकी इनकम टू अब्रॉड से हमेशा से लो रही है, इसलिए इंडिया की जीएनपी उसकी जीडीपी से कम होती है। नेक्स्ट है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली जो डिफरेंस जीडीपी एंड एनडीपी में था वही डिफरेंस जीएनपी एंड एनएनपी में है। एनएनपी का फॉर्मूला है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल गुड्स। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन है इसका रेट कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है एंड इंडिया में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री फिक्स करती है। सो ये थे नेशनल इनकम से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स एंड पैरामीटर्स जिनको ध्यान रखना या समझना सिंपल है। दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक मुझे बहुत बार So understand national income also. All these topics I have also already covered in your previous lectures. एक तरह का आपका रिविजन लेक्चर्स में ले रहा हूँ, रिमेंबर दैट। अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। So anyone have doubt? Okay.